तो आइए दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। मैं जसवंत राव अंबेडकर, जय भीम वाला। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के भाग, संविधान के कितने भाग हैं और किस संविधान में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। मैं इस पर बारी बारी से चर्चा करूंगा आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान की ताकत क्या है, कि हमारे हाथ में ये जो कलम है ये संविधान की ताकत है। मेरे जेब में ये कलम है, मेरे शरीर पर ये जैकेट दिख रही है, ये भी संविधान की ताकत है। और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अगर मुझे पढ़ रहे हैं तो ये भी संविधान की ताकत है। तो इसलिए आप संविधान को पढ़िए और अपने अधिकारों को जानिए, और अधिकारों को जानिए इसलिए कि आपका कोई भी शोषण ना कर सके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं कि संविधान के भाग क्या हैं, कि आप लोग संविधान के भाग क्या होते हैं। जैसे एक किताब है, कोई भी आपका एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जिस तरह से अध्याय होते हैं उसी तरह से एक संविधान भी एक सिलेबस है, हमारे जीवन पर आधारित, हमारे जीवन पर आधारित एक किताब है। और उसका जो सिलेबस है उस किताब को हम संविधान कहते हैं। और ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो सभी जाति, धर्म, लिंग के लोगों को समान अधिकार देता है, मान, सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है। तो संविधान के हम बात करेंगे भाग की। संविधान में आप याद रखना है कि संविधान में कितने भाग हैं। संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। अब 22 भागों को बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे और प्रत्येक बिंदु को ऐसे याद करेंगे कि आपको कभी भी दोबारा याद ना करना पड़े, दोबारा कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। सिर्फ आप वीडियो को एक बार पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भाग 1। देखिए भाग 1 क्या है। भाग 1 में कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब है कि समूह में रहने वाले लोगों का एक राज्य निर्धारित कर दिया गया और उस राज्य निर्धारित क्षेत्र में ही आपको रहना है। तो ये आपका पहला काम है। तो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जिस गांव में आप रह रहे हैं, तो वो आपका एक निर्धारित क्षेत्र है। पहला काम कि आपको इस देश में रहने के लिए एक निर्धारित क्षेत्र निश्चित कर दिया गया। तो ये है आपका पहला काम। तो संघ और राज्य क्षेत्र आपको याद रखना है कि पहला भाग क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा काम है कि आप जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जिस गांव में भी आप रह रहे हैं, तो उसकी आपको नागरिकता होनी चाहिए। तो नागरिकता से संबंधित जो कानून होता है वो आपका भाग 2 में आता है। अगर आपके पास किसी भी राज्य की, आप देखिए अब गांव में रहते हैं तो गांव में आपको मूल निवास का प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो वो आपकी नागरिकता का काम करता है। जैसे आपका आधार कार्ड है वो आपके देश की नागरिकता का काम करता है। गांव की नागरिकता क्या है कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है उसको वो आपके गांव की नागरिकता प्रमाणित करता है, और जो आधार कार्ड है वो आपके देश की नागरिकता प्रदान करता है। जैसे सीएए और एनआरसी एक जो कानून है वो भाग 2 का काम है। अब आपको 2 भाग याद हो गए। 2 भागों के बाद पहला क्या है कि आपका एक न्यायिक क्षेत्र मतलब एक राज्य क्षेत्र होगा। दूसरा भाग जो होगा वो आपको नागरिकता प्रदान कराएगा। अगर आपको पहले क्या चाहिए, क्षेत्र, दूसरा आपको चाहिए क्या, नागरिकता। अगर आपके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उस क्षेत्र में नहीं रह सकते। तीसरा काम है आपका, जो तीसरा भाग है वो है मौलिक अधिकार। जब आपका एक क्षेत्र मिल गया, आपको नागरिकता मिल गई, नंबर 2, नंबर 3 पर आपको क्या चाहिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसका मतलब है कि आपको जीने का, रहने का, पढ़ने का, लिखने का, नौकरी का, सभी का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए आपको जीने के लिए, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए।
तो ये तीसरा काम है आपका मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तीसरा भाग आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखना कि भाग 3 में क्या प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकारों को। और भाग 3 को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ये भी आप याद रखना है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। इसी तरह से ये आपसे पूछेगा कि ये कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। ये पॉइंट आपका एक बन गया, 1 नंबर का प्रश्न बन गया कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में किया गया है। अब आपसे यहाँ पर पूछेगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार आपको मैं बता दूं, आपको याद करा दूं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, लेकिन इस समय वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और ये जो 7 अब जो वर्तमान में है, 1 घटाकर -1 कर दिया गया। अब कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। जो 7वां मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये ऐसे करके आपको याद रखना है कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है मौलिक अधिकार 6 हैं। और जो 7वां मौलिक अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद में रखा गया, यहाँ पर भी आपसे पूछेंगे कि ये किस अनुच्छेद में रखा गया। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में छापना कि जो 7वां मौलिक अधिकार है इसको किस अनुच्छेद में रखा गया। तो अब हम बात कर लेते हैं भाग 4 की। जब आपको वो क्षेत्र मिल गया, आपको नागरिकता मिल गई, आपको मौलिक अधिकार मिल गए, अब आप क्या करेंगे? आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करोगे? आप नीतियाँ बनाएंगे, आप नीति निर्देशक तत्व बनाएंगे या आप योजना बनाएंगे। तो योजना बनाएंगे। तो ये हो गया आपका चौथा काम। तो 4 आपके भाग याद हो गए। पहला क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए? वहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। नागरिकता जब मिल गई तो आपको मौलिक अधिकार चाहिए। जब आपको मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, जब आपके पास अधिकार होंगे, आपके पास पावर होगा, तब आप योजना बना सकते हैं, आप नीतियाँ बना सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों को किस में रखा गया? भाग 4 में। भाग 4 के बाद आता है एक नया भाग है, भाग 4 का भाग 4 का को एक 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और इसमें भाग 4 जोड़ा गया किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऐसे करके आप याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। एक चीज और बता दें आपको, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब उसके बाद आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति, इसको आप याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 11वां जो संविधान संशोधन है, 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया और उसके द्वारा जब जोड़ा गया अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। उसके बाद 1976 में एक भाग जोड़ा गया जिसका नाम दिया गया 4 और 4 को किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन में कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10। उसके बाद और इसको मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। तो इसके बाद जो एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 क्या है? भाग 5 है संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब है कि देश में जो एक इकलौती सरकार होती है उसे हम संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। और केंद्र सरकार में कौन कौन से कार्य होते हैं? एक संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट संघ की न्यायपालिका। उसके बाद संसद के बाद कार्यपालिका के बाद राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रावधान, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए भाग 5 और भाग 6 भाग 5 और भाग 6 को आप रिलेट करें। भाग 5 में संघ सरकार है और भाग 6 में राज्य सरकार है। संघ सरकार का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मतलब एक प्रदेश की सरकार। तो एक प्रदेश की सरकार का मतलब ये भाग 6 में है और भाग 5 में है। और भाग 5 में राष्ट्रपति की शक्तियां और भाग 6 में राज्यपाल की शक्तियां, आपको ये याद हो गया। उसके बाद जो संघ की न्यायपालिका, यहाँ पर राज्य की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका का मतलब है, संघ की न्यायपालिका से मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सुप्रीम कोर्ट और राज्य की हाई कोर्ट, तो इनका प्रावधान किया गया है भाग 5 में और इसका प्रावधान किया गया है भाग 6 में। और संसद या कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है भाग 5 में, विधायिका का प्रावधान किया गया है भाग 5 में। तो इस तरह से आप इन दोनों भागों को रिलेट करके याद करेंगे। 4 भाग हम आपको क्रम से याद करा देंगे। 4 भाग कहते हैं, पहला है आपका राज्य क्षेत्र होना चाहिए, राज्य क्षेत्र की नागरिकता होनी चाहिए, नागरिकता मिल गई तो आपके अधिकार होने चाहिए, अधिकार आपको जब मिल जाएंगे तो आप योजना आप नीतियां बनाएंगे। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11, वर्तमान में 11 है। और जो 10 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इस तरह से आपको, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। एक नंबर के ये प्रश्न बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाग 8 की। देखिए भाग 8 उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनसे संबंधित प्रावधान जो होता है वो भाग 8 में किया गया। इसके बाद अब बात करते हैं भाग 9। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए भाग 2, पहला भाग 2 याद करें, भाग 3 याद करें, भाग 4 याद करें, 4 का याद करें और भाग 5 भी याद कर लें। 6, 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, भाग 9 याद करें। 9 से आप एक शब्द याद रखें, नो।
नो से, नो मतलब होता है नहीं, नो का मतलब क्या है, नहीं। अब नो में क्या किया गया, पंचायत। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पंचायत संबंधी शक्तियों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया। नो से, अब देखिए अपने देश में जब संविधान लागू नहीं था तो गांव में सरपंच हुआ करते थे और सरपंच के द्वारा किसी भी मामले को, किसी भी लड़ाई झगड़े को, किसी भी मुद्दे को निपटाया जाता था। लेकिन अब मामला कहाँ जाता है, पंचायत में नहीं जाता है। मतलब पंचायत में नो, पंचायत अब नो का मतलब है नहीं, पंचायत नहीं होगी। अब मामला कहाँ जाता है, कोर्ट में। तो इस तरह से आप याद रखें कि भाग नो का मतलब है नो का मतलब अब पंचायत नहीं होती है, गांव में सरपंच नहीं होते हैं। पहले सरपंच हुआ करते थे, तो अब सरपंच नो मतलब सरपंच नहीं है। नहीं से आप रिलेट करिए नो का मतलब हो गया पंचायत, पंचायत अब नहीं होती है। तो अब मामला कहाँ पर निपटाया जाता है, अब कोर्ट में निपटता है। तो आपको याद हो गया होगा, भाग 9 याद हो जाएगा। इसके बाद भाग 10 याद करें, उसके बाद आता है भाग 10। देखिए भाग 10 क्या है, भाग 10 क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका प्रावधान किया गया है भाग 10 में। ये भी ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको पढ़ लें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रदेशों, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका प्रावधान किया गया है भाग 10 में। तो इस तरह से आपको भाग 10 हमने इतनी जल्दी याद करा दिए। पहला क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, उसके बाद भाग 5 में है संघ सरकार, भाग 6 में है राज्य सरकार, भाग 7 देखिए अपवाद है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, भाग 7 को निरस्त कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, कब किया गया, 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 7वां भाग जो है 7वें ही संविधान संशोधन द्वारा, 7वां भाग 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में निरस्त कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं भाग 11 की। देखिए दोनों भाग 1 और भाग 11, भाग 1 और भाग 11 दोनों रिलेट कर रहे हैं। 1-11 संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दोनों रिलेट करें। इसमें 11 में संबंध है, जब 1-1 को मिलाया गया तो उनके बीच संबंध स्थापित कर दिया गया। तो संघ और राज्य क्षेत्र, यहाँ पर भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यहाँ पर है संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो अगर आपने भाग 1 याद कर लिया तो भाग 11 अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यहाँ पर राज्य और केंद्र के बीच में मतलब संघ के बीच में जो संबंध है उसका वर्णन किया गया है 11 में। तो इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद कर लें। भाग 12 बात करते हैं भाग 12 की। देखिए भाग 12 में वर्णन किया गया है वित्त आयोग यानी कि संपत्ति का, कि पूरे देश से कितना कलेक्शन हुआ और उस कलेक्शन को कितना वितरण किया गया, मतलब इकट्ठा करना और बांटना। 12 से आप याद कर लें, 12 से एक चीज़ आप रिलेट करें, 12 से 12 लिखेंगे यहाँ पर 12, हिंदी में 12, तो 12 से इसको पढ़िए बाटा, बाटा का मतलब वितरण किया, बाटा का मतलब वितरण किया किसको, संपत्ति को। वित्त का मतलब होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है वो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। फाइनेंस का मतलब होता है जितना पूरे देश से टैक्स के द्वारा, परिवहन के द्वारा, रेलवे के द्वारा जितना भी कलेक्शन होता है और उसके बाद उसको विकास के लिए कितना दिया गया, उसके बजट जब पेश किया जाता है तो वो वित्त आयोग ही करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट पेश करता है। तो बजट पेश करने का जो 12 से 12 को जब लिखेंगे तो 12वां जो भाग है, तो जो हमारे पास कलेक्शन हुआ उसको हमने कितना वितरण किया, कितना बांटा, 12 से बांटा। तो इस तरह से बांटा, तो ये 12वां जो भाग है, भाग 12 है, इसकी संपत्ति और वित्त आयोग से संबंधित भाग है। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाग 13 की।
बात करते हैं किसकी, भाग 13 की। भाग 13 में कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम, व्यापार कर सकते हैं कहाँ, भारत के भीतर, वाणिज्य कहाँ करेंगे, भारत के भीतर। अब भारत के भीतर तू भी करेगा व्यापार, मैं भी करूँगा, ये अधिकार मेरा भी है, ये अधिकार तेरा भी है। तो 13 से आप याद रखें, क्या रखेंगे कि व्यापार करना, दुकानदारी करना, चीज़ें खरीदना या बेचना, ये तेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है और तेरा भी अधिकार है। तो तेरा और मेरा दोनों का, तेरा और मेरा व्यापार और वाणिज्य का करने का समागम का मतलब है पार्टनरशिप में आप व्यापार करने का जो प्रावधान किया गया है वो तेरा मेरा पार्टनरशिप भी हो सकता है। तू भी, अगर तेरा अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है। तो इस तरह से आप याद करें क्या कि व्यापार करेंगे, हम भी करेंगे, तू भी कर, तेरा मेरा भी अधिकार है और तेरा भी अधिकार है। तो 13 जो भाग है, भाग 13 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम भारत के भीतर करने का अधिकार। अब हम बात करते हैं भाग 14 की। भाग 14 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको आप अब हम बात करेंगे भाग 14 की। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। 14वें भाग में है क्या, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। इसको रट लेना, याद कर लेना, इसके लिए कुछ खास ट्रिक नहीं बनी है तो उसको याद कर लेना, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग 15। भाग 15 में देखिए क्या है, 5 मिला है। और हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो कितने वर्षों में होता है, 5 वर्षों में। कितने वर्षों में होता है, 5 वर्षों में। और 5 वर्षों में जब होता है तो चुनाव कौन जीतता है, सिर्फ एक व्यक्ति जीतता है, वो आगे खड़ा होता है। वो कहाँ खड़ा होता है, सिर्फ एक व्यक्ति जीतता है और वो कहाँ खड़ा होता है, 5 के आगे। मतलब 5 साल बाद चुनाव हुआ और वही सबसे आगे अकेला व्यक्ति खड़ा होता है, तो ये बन गया 15। तो आप याद रख पाएंगे कि 15 भाग में क्या है, निर्वाचन, मतलब चुनाव आयोग से संबंधित शक्तियां, चुनाव से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, वो भाग 15 में इनका वर्णन किया गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाग 15 आपको याद करना है कैसे, कि चुनाव कितने दिन में होते हैं, 5 साल में। और चुनाव जितने भी कैंडिडेट लड़ते हैं, जितने भी उम्मीदवार लड़ते हैं, उसमें से एक जीतता है, वो कहाँ खड़ा होता है, आगे। तो 5 के आगे खड़ा कर दिया तो बन गया कितना, 15। तो आप याद रखेंगे कि निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान किया गया है वो भाग 15 में इसका प्रावधान किया गया है। देखते हैं अब अगला भाग क्या है, भाग 17। तो भाग 17 में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग 17 में कहा गया है कि राजभाषा का उल्लेख, हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखने का एक तरीका है कि 17 जो भाग है, 17 भाग है, 17 का मतलब होता है खतरा। 17 का मतलब खतरा, इसको ऐसे याद करें, 17 का मतलब खतरा। तो जब कोई व्यक्ति 17 साल का होता है, जब कोई लड़का 17 साल का होता है तो उसकी भाषा में परिवर्तन हो जाता है। उसकी भाषा वैसी हो जाती है झगड़ालू टाइप की, उसकी भाषा कैसी हो जाती है, झगड़ालू टाइप की। तो जब उसकी भाषा कब होती है, जब वो 17 साल का हो जाता है। जब कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति 17 साल का हो जाता है तो उसकी भाषा झगड़ालू होती है, उसका गर्म खून होता है, नया खून होता है, इसलिए वो किसी से सीधे मुँह बात ही नहीं करता। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि जब वो 17 साल का होता है तो उसकी क्या बदल जाती है, भाषा। क्या बदलती है, भाषा। और जब भाषा बदल जाती है तो भाई किसी दूसरे से गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, युद्ध होगा। युद्ध होगा मतलब लड़ाई होगी। जब लड़ाई होगी तब कौन सी स्थिति बनेगी, आपातकाल संबंध स्थिति बनेगी। कौन सी स्थिति बनेगी, आपातकाल। जब आपातकाल स्थिति बने 17वीं साल में जब जाएगा तो उसकी भाषा बदल जाती है। और जब भाषा बदलेगी तो अब जब 18 साल का होगा तब उसके जब आपातकाल स्थिति बनेगी। आपातकाल का मतलब है युद्ध संबंधी, जब भी लड़ाई झगड़ालू संबंधी घटनाएं होती हैं तो उसको हम बोलते हैं, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल। आपातकाल हमारे देश में 3 प्रकार के होते हैं। एक आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल,
जिसको संविधान के अनुच्छेद 352 में रखा गया है। राष्ट्रपति शासन को संविधान के अनुच्छेद 356 में रखा गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। इनके बारे में हम अलग से कभी वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ गया 17, जब व्यक्ति कोई लड़का 17 साल में होता है उसकी भाषा में परिवर्तन, क्योंकि नया खून होता है, नया जोश होता है, तो उसके बाद उसकी भाषा में परिवर्तन, उसकी भाषा झगड़ालू हो जाती है। तो जब झगड़ालू होती है तो क्या होता है, खतरा, तो खतरा होता है। तो इससे आप याद रखें 17। अब जब आपका झगड़ालू टाइप की प्रवृत्ति हो गई तो क्या होगी, आपकी जो स्थिति है युद्ध की स्थिति बनेगी। युद्ध की स्थिति में क्या होगा, लड़ाई की स्थिति बनेगी। तो लड़ाई की स्थिति में क्या होगा, आपातकाल स्थिति बनेगी। आपातकाल स्थिति का मतलब है या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, या राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर वित्तीय आपातकाल लगेगा। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है, किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 356 में, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में, और वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 में। उसके बाद हम बात करते हैं अब भाग 19 की। 19वें भाग में क्या कहा गया है कि प्रकीर्ण का वर्णन किया गया है। प्रकीर्ण का कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं कि प्रकीर्ण का मतलब है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी सदन का, अपने देश में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, किसी भी पार्टी का उसको अमान्य घोषित करना, वो अमान्य घोषित करना जब उसने कोई भी गलत कार्य किया हो, जनता के विरोध में कोई कार्य किया हो या संविधान के विरोध में कोई कार्य किया हो, तो इसके लिए उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये भाग 19 में इसका वर्णन किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाग 20 की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाग 20। अब भाग 20 को आप याद रखें, 20 का मतलब बस। 20 का मतलब क्या है, बस। अब भाई जो काम आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो संविधान में परिवर्तन करिए, संविधान में संशोधन करिए। संविधान में संशोधन करना जरूरी है। अब बस हमारे ये पानी है वो सर से ऊपर से गुजर रहा है, इसलिए अब बस का मतलब 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब कोई भी संविधान संशोधन की वजह क्या होती है, इसके पीछे का भी कारण है कि संविधान में अगर कोई भी कानून, अगर कोई भी अनुच्छेद ज़्यादातर लोगों का नुकसान कर रहा है और कम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो आप ऐसी जगह पर संविधान संशोधन प्रक्रिया, और संविधान संशोधन प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया। संविधान का अनुच्छेद कितना है, 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 में अनुच्छेद में किया गया है। और संविधान संशोधन की ज़रूरत क्या है, संविधान संशोधन की वजह क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए संविधान, ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए। आप किसी भी धर्म को आप अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हैं। इस पर किसी भी धर्म का कोई भी दबाव नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई धर्म कबूल करवाता है तो वहाँ पर आपको संविधान संशोधन करने की ज़रूरत है। आप संविधान में अनुच्छेद बढ़ा भी सकते हैं और संविधान में अनुच्छेदों को घटाया भी जा सकता है। यही प्रक्रिया कहलाती है संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन के लिए आपको ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए जिससे लोगों का नुकसान होता है। जैसे इस समय देश में संविधान लागू है और सभी को अपनी मर्जी से अपना धर्म मानने का, उसका प्रचार करने का, उसके प्रति श्रद्धा रखने का अधिकार है। जैसे इस समय जो सरकारें चल रही हैं, यहाँ पर जो नेता बनता है वो जाति का नेता बनता है। सबसे बड़ी चीज़ इस संविधान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, हमारे देश में जो नेता बनता है वो जाति का नेता बनता है, और जबकि बनना चाहिए क्या, देश का नेता। लेकिन देश का नेता जब बनेगा जब आपके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। अगर आप किसी धर्म के लोगों को वहां पर पहुंचाएंगे तो आपको पकड़कर वो जय श्री राम करके मरवा देते हैं। कभी दाढ़ी पकड़कर जय श्री राम करवाते हैं, तो कभी मूंछ रखने पर मार देते हैं, तो कभी घोड़ी चढ़ने पर मार देते हैं। अगर आपको संविधान करने का मतलब है, अगर संविधान करना अगर आपको है, तो ऐसे कानून बना
बनाकर संविधान करिए, जो कभी घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या कर देते हैं तो कभी मूछ रखने पर हत्या कर देते हैं। तो ऐसे जगह पर आपको संविधान संशोधन करने की ज़रूरत है। जो कानून अभी तक संविधान में नहीं बनाए गए हैं तो आपको ऐसे कानून बनाने चाहिए, आपको ऐसी कड़ी सज़ा का कानून बनाना चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। तो ऐसे संविधान संशोधन करने से, देखिए संविधान संशोधन जरूरी भी है, लेकिन जरूरी तब है कि जो जनता की रक्षा कर सके। ऐसा कानून बनाइए कि जो संविधान की रक्षा कर सके। यहाँ पर जो संविधान आजकल हो रहा है वो संविधान सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के वर्णों के अनुसार हो रहा है। वर्णों के अनुसार अधिकार बचाए जा रहे हैं और वर्णों के अनुसार अधिकारों को छीना जा रहा है। तो ऐसे अधिकारों को बचाने के लिए आप संविधान का संशोधन करिए। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर संविधान संशोधन आपको करना है तो आप शौक से करिए, लेकिन ऐसे कानूनों को करिए कि जो मूछ रखने पर किसी को मारता है, जो दाढ़ी पकड़कर किसी से जय श्री राम करवाता है, आपकी औकात नहीं है, आपको ये संविधान अधिकार नहीं देता है। हम बोलें कि किसी से जय भीम बोलो, ज़बरदस्ती बोलो, कोई नहीं करेगा, ये हमें अधिकार नहीं देता। हमें बाबा साहब ने इसका अधिकार नहीं दिया है। आपको भी जय श्री राम करवाने का या किसी भी धर्म का, चाहे मुस्लिम हो, वो हमसे अदावर जबरदस्ती नहीं करवा सकता। जबरदस्ती संविधान नहीं करने देगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने अधिकारों को जानिए। अपने अधिकारों को जानने के लिए आपको संविधान को पढ़ना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आपको संविधान पढ़ना है और अपने अधिकारों को जानना है। तो आपको भाग 21 में हम बात करते हैं कि स्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। उसके बाद 22 भाग में है, 22वें भाग में है क्या संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत एवं निरसन। इसका मतलब ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है और ना ही ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो आपको ये संविधान की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।